हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर सेकेंड में आज का जो टॉपिक है, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ठीक है, तो इसको गणितीय व्याख्या डेरिवेशन पूरा निकालेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पूरा विधिवत समझ में आ जाएगा। थोड़ा कुछ इस पे लॉजिक है जो चैप्टर 1 से संबंधित है, वो भी मैं आपको क्लियर करते चलूंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन आएगा, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणितीय व्याख्या कीजिए या व्यंजक निकालिए। ठीक है, डेरिवेशन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको डायग्राम जो मैंने बनाया है इसी डायग्राम को बनाना है। अब इस डायग्राम को जो मैंने बनाया है इसी के आधार पर आपको लिखना है। ठीक है, पूरा इजी है, बस आपको अच्छे से समझना है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आपके पास एक्स और वाई दो क्या हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र के दो प्लेटें हैं। ठीक है ना, एक्स और वाई दो प्लेट दिख रहे हैं। तो मानकर चलेंगे एक्स और वाई एक समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। माना एक्स और वाई समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, जिनके बीच की दूरी यहां पर डी माना हमने। कितना माना? डी। यहां से यहां तक की दूरी कितना माना हमने? डी। क्लियर। इसके बाद माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, इस भी प्लेट का और इस प्लेट का प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल ए है। और इसके बीच प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का क्या रखा हुआ है? एक माध्यम रखा हुआ, देख सकते हैं यहां पर एक माध्यम है जिसकी मोटाई टी है। तो शेष जो बचा हुआ भाग है, परावैद्युत के अलावा जो शेष बचा हुआ भाग है उसकी कितनी मोटाई हो जाएगी बता सकते हैं? तो टोटल मोटाई थी डी और आपका परावैद्युत माध्यम की मोटाई कितनी हो गई? टी। तो शेष कितना हो जाएगा? डी में टी को घटा देंगे, तो शेष जो मोटाई है वो डी माइनस टी है। अर्थात के परावैद्युतांक का कोई माध्यम है जिसकी मोटाई टी है, तो जो शेष वायु है उसकी जो मोटाई होगी कितनी हो जाएगी? डी माइनस टी हो जाएगी। इतना क्लियर है। अब आगे समझे, जब प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो आप लोगों को पता होगा इसके प्रभाव से प्लेट वाई पर क्या होता है? पासवर्ती अर्थात समीपवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश और दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू अर्थात बाह्य पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। ठीक है, चूंकि प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से होता है अर्थात पृथ्वीकृत होता है, इसलिए जो प्लस क्यू आवेश है वो पृथ्वी पर चला जाता है। जो मैं माना बता रहा हूं, ठीक है ना, उसको आप एक बार समझ लो। ठीक है, पूरा आप आसानी से लिख सकते हो जैसा जैसा डायग्राम है। तो मैंने क्या कहा, माना एक्स और वाई समांतर प्लेट की दो संधारित्र हैं जिनकी मोटाई डी है और इसके बीच के परावैद्युतांक का माध्यम रखा हुआ है जिसकी मोटाई कितनी है? स्मॉल टी है। ठीक है, तब दोनों बीच की जो मोटाई होगी अर्थात वायु की मोटाई कितनी हो जाएगी? डी माइनस टी। अब आपको क्या लिखना है कि जब प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्लेट वाई के पास वाले क्षेत्र पर यानी आंतरिक पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश और बाह्य पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका संबंध पृथ्वीकृत होता है इसलिए प्लस क्यू आवेश कहां चला जाता है? पृथ्वी पर चला जाता है। अब देख सकते हैं जो मैंने समझाया वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट आप ले लें। माना एक्स और वाई एक समांतर प्लेट के संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। दोनों प्लेटों के मध्य टी मोटाई का के परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम प्लेटों के समांतर रखा हुआ है। ठीक है, तो संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य की जो माध्यम की मोटाई टी है, तब जो वायु की मोटाई डी माइनस टी हो जाएगी। आगे हमने बताया कि जब हम प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्रेरण की क्रिया से आंतरिक पृष्ठ पर माइनस क्यू मतलब प्लेट वाई के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश और बाह्य पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। ठीक है ना, और चूंकि वाई प्लेट का संबंध पृथ्वी से होता है इसलिए जो स्वतंत्र प्लस क्यू आवेश है वो पृथ्वी पर चला जाता है। क्लियर, इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं आगे। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ लीजिए। अब आप लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा कि दो प्लेट हैं, है ना, उनके बीच यदि समांतर चादर है या समांतर प्लेट है तो उनके बीच जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है। तो यहां पर देखिए, दोनों प्लेटों के बीच वायु में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये फार्मूला ही होता है। ठीक है ना, यहां पर हम E0 कर रहे हैं क्योंकि दो तीव्रता निकालेंगे, एक माध्यम के लिए और एक वायु के लिए। चूंकि यहां पर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक के परावैद्युतांक का माध्यम रखा हुआ है और वायु है,
तो दोनों प्लेटों के बीच स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वायु के लिए कर रहे हैं ना, वायु के लिए, तो कितना हो जाएगी स्टूडेंट, एप्सिलॉन नॉट इक्वल सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यहां पर सॉरी E0 है, ठीक है ना, E0 है ये E है, तीव्रता को E से दर्शाते हैं, ठीक है। तो तीव्रता कितनी है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये आपका E है, तीव्रता है। कहां का तीव्रता है, दोनों प्लेटों के बीच जो वायु माध्यम है, तो वायु माध्यम में किसी बिंदु पर तीव्रता कितनी है, E0 बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब आपको सिग्मा का फार्मूला पता होगा, सिग्मा जो होता है आवेश पृष्ठ घनत्व कहलाता है, या पृष्ठीय आवेश घनत्व भी कहलाता है, या इसे हम आवेश पृष्ठ घनत्व कह सकते हैं। इसका परिभाषा क्या है, तो जब आवेश का वितरण किसी चालक के पृष्ठ पर होता है, तो चालक के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा ही क्या कहलाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व या आवेश पृष्ठ घनत्व कहलाता है। क्लियर, मैं क्या कह रहा हूं, जब आवेश का वितरण किसी चालक के पृष्ठ पर हो रहा हो, जब आवेश का वितरण किसी चालक के पृष्ठ पर हो रहा हो, तो क्या कहलाता है कि एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा, ठीक है ना, एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। अब यहां पर जो सिग्मा का मान है, सिग्मा का मान तो यहां पर रख दें तो कितना हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट A। तो हमने यहां पे वैल्यू रख दिया Q अपान एप्सिलॉन नॉट A। तो ये हो गया वायु के लिए, हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर हम देखेंगे डायग्राम में कि ये इसके बीच के परावैद्युतांक का कोई माध्यम रखा हुआ है, के परावैद्युतांक का माध्यम रखा हुआ है, तो तीव्रता अलग हो जाएगी। तो आगे आपको लिखना है, इसी तरह परावैद्युतांक माध्यम में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो E इक्वल सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दीजिए यहां पर के क्यों ले लिया गया, क्योंकि माध्यम के लिए है, तीव्रता उतनी ही है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, केवल के लग गया क्योंकि ये परावैद्युतांक माध्यम है। यहां पर आपका था E0, E0 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर दो चीजें हैं, एक वायु माध्यम है और एक परावैद्युतांक अन्य माध्यम है, इसलिए हम दो तीव्रता के लिए हम एक को E0 से दर्शा दिए और एक को E से दर्शा दिए। क्लियर, डाउट क्लियर कर रहा हूं, नहीं आपको समस्या हो कि सर E1 E2 कर सकते थे, जी हाँ कर सकते थे, E1 E2 कर सकते हैं, हमने E0 E अलग अलग दिखना चाहिए कि भाई ये अलग है और ये अलग है, दोनों तीव्रताएं अलग अलग है, एक वायु के लिए एक परावैद्युतांक माध्यम के लिए। क्लियर, इसी तरह सिग्मा का मान यहां भी रख दें तो Q अपान A हो जाएगा, ठीक है। तो ये समीकरण 2 हो गया। अब जो आपका डायग्राम है, इस डायग्राम के बीच टोटल विभव कितनी है, ठीक है, टोटल विभव जो कि धारिता निकालनी है, धारिता बराबर होता है Q अपान V, तो V का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, विभव अर्थात दो चालक उनके बीच विभवांतर, तो विभवांतर कितना होगा समझिएगा थोड़ा सा। चालक जो आपका है प्लेट A और B के बीच विभवांतर कितना होगा, V बराबर, तो दोनों के बीच अर्थात एक आपका परावैद्युतांक माध्यम है और एक वायु माध्यम है, वायु, ठीक है, तो दोनों के बीच कितना विभवांतर है, तो टोटल विभवांतर कैसे निकालेंगे, तो ये आपका D माइनस टी किसके लिए है, ध्यान रखिएगा वायु के लिए है, T मोटाई क्या है, तो K परावैद्युतांक के लिए। यहां पर आप देखें, यहां पर देखें थोड़ा सा मैंने माना कि चला था, तो यहां पर E लिया था, परावैद्युतांक माध्यम के लिए K के लिए कितना लिया था, E, तो यहां पर ये ET किसके लिए है, तो परावैद्युतांक माध्यम के लिए। अब होता क्या है स्टूडेंट समझिएगा, एक विभवांतर का फार्मूला होता है कि जितनी तीव्रता लग रही है और जितने डिस्टेंस में लग रही है ना, जितने डिस्टेंस में अर्थात चालक के प्लेट के बीच कितनी दूरी है, उसके दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है। जैसे वायु के लिए अर्थात वायु माध्यम की यदि मोटाई की बात की जाए तो D माइनस टी है और उस पर तीव्रता कितनी है, E0 है, ठीक है, तो इन दोनों का गुणनफल हो गया, तो ये वायु के लिए टोटल विभव हो गया। E इंटू टी के परावैद्युतांक माध्यम के लिए हो गया, क्योंकि के परावैद्युतांक माध्यम की मोटाई T है और तीव्रता कितनी है, E है, तो E यहां पर 0 जो है और D माइनस टी, इनका दोनों का मल्टीप्लाई अर्थात ये बीच की दूरी है, कितने में वायु भरा हुआ है, कितने क्षेत्र पर, तो ये D माइनस टी क्षेत्र पर वायु भरा हुआ है और उसकी तीव्रता E0, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के परावैद्युतांक के लिए तीव्रता E है और मोटाई T है, तो इसका मल्टीप्लाई करके दोनों को जब जोड़ देंगे तो टोटल आपका विभवांतर आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया, इतना तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे यहां पर जो आपका E0 है और E है, इसकी वैल्यू रख देंगे। जो E0 है वायु के लिए तीव्रता है और E जो है माध्यम के लिए तीव्रता है, तो टोटल भी बराबर यहां पर मान रखें E0 का मान है Q अपान
एप्सिलॉन नॉट ए, है ना, और कितना है आपके पास डी माइनस टी, तो यहां पर कर दें डी माइनस टी हो गया। यहां पर यदि रखें तो क्यू अपान कितना हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी हो गया। अब दोनों में जो कॉमन आए उसे कॉमन ले लो, ठीक है। तो v बराबर कितना कॉमन आ रहा है देख सकते हैं यहां पर, तो q आ रहा है और एप्सिलॉन नॉट ए आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर कितना बचा, d माइनस टी बचा, और यहां पर बचा आपका t बाई के बचा। क्लियर। तो ये आपका विभवांतर आ चुका है, अर्थात दोनों प्लेटों के बीच ए और प्लेट बी के बीच कितना विभवांतर हो रहा है, मतलब प्लेट ए और प्लेट बी के बीच कितना विभवांतर, ठीक है। अब आगे अपन क्या करेंगे, धारिता निकालना है। तो धारिता का फार्मूला क्या होता है कि संधारित्र की धारिता, अतः आपको लिखना है अतः संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी संधारित्र की धारिता, तो C बराबर होता है कितना Q अपान V, कितना होता है C बराबर Q अपान V होता है। क्लियर। तो C बराबर हो गया Q अपान V, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए C बराबर कितना हो जाएगा, Q का मान कुछ है नहीं, V का मान रख देते हैं। यहां पर V का मान कितना देके रखा, तो यहां पर मैंने फाइंड किया था, तो पूरा वैल्यू रखना है कितना Q अपान एप्सिलॉन नॉट A, फिर कोष्ठक के अंदर D माइनस टी, फिर प्लस T बाई K हो गया। यहां पर ये हो गया, Q से Q क्या हो गया स्टूडेंट, कट गया। अब जो आपका एप्सिलॉन नॉट ए है इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, तो एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा और नीचे हो जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। वैसे तो ये आपको दिख रहा है धारिता है, लेकिन अभी भी इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं जो आपको, जैसा कि मैं यहां पर डी माइनस टी कॉमन लूं तो हो सकता है कुछ चेंजेस आ जाए, लेकिन मैं यहां पर डी माइनस टी कॉमन लूंगा तो यहां डी है नहीं, तो एक काम करते हैं इन दोनों में से टी कॉमन ले लेते हैं। तो C बराबर आपके पास आने वाला वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए, है ना, D यहां पर रहने दें और T कॉमन ले लें, तो बचेगा यहां पर कितना 1, और माइनस कॉमन लेने से अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, तो माइनस हो जाएगा। क्लियर। और यहां पर 1 अपान के ये हो गया, और इसको आप समीकरण दे सकते हैं जो भी 3 4 जो भी हो, और यही आपका क्या है, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ में उपस्थित समांतर पट संधारित्र की धारिता का सूत्र, ठीक है ना। तो इस फार्मूले को आपको अच्छे से तैयार कर लेना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी काम आता है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, और आप वीडियो को 1 से 2 बार देखा करें, तब आपको पूरा विधिवत समझ में आएगा। हो सकता है एक बार में समझ में न आए, सबसे मेन रहता है इस पे डायग्राम बनाओ, और डायग्राम में माना जो चीज होता है उसको लिखने का जो तरीका यदि बन गया तो डेरिवेशन बहुत ही इजी होता है, ठीक है। और कुछ चीजें जो फैक्ट होता है, फार्मूला होता है, जैसे मैंने एक चीज आपको बताया कि यहां पर जब मैंने विभवांतर निकाला तो टोटल विभवांतर कैसे निकला, तो मैंने आपको बताया विभवांतर कैसे निकालते हैं। तो विभवांतर निकालते हैं आपका जो भी तीव्रता है और डिस्टेंस कितना है, मतलब माध्यम का मोटाई कितना है, उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो ए वायु के लिए हो गया और एक के परावैद्युतांक माध्यम के लिए हो गया। टोटल करना है तो दोनों को जोड़ दिया अपन ने। तो ये चीजें कुछ लॉजिक की चीजें जो आपसे बननी चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।